नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया और आज हम बात करेंगे बच्चों के अधिकारों की। हर साल 20 नवंबर का दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बच्चों के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत अधिकारों के लिए समर्पित इस दिन की स्थापना 1954 में की गई थी। 1959 में संयुक्त राष्ट्र ने इसी दिन बाल अधिकारों की स्वतंत्र घोषणा की और 1989 में यूएन जनरल असेंबली ने कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स की घोषणा की। इस साल विश्व के सभी बच्चों की शिक्षा के लिए यूनिसेफ ने थीम ब्लू डे रखी है। यूनिसेफ दुनिया भर में गो ब्लू अभियान चला रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 6.1 करोड़ बच्चे अब भी प्राथमिक शिक्षा से दूर हैं, जिसमें आधे से ज्यादा संख्या लड़कियों की है। बच्चों के अधिकारों पर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं देश रत्न निगम जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर आर.जी. आनंद हैं, सदस्य हैं एनसीपीसीआर यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं प्रभात कुमार जी, सलाहकार हैं बाल संरक्षण के मुद्दे पर सेव द चिल्ड्रन, जो कि एक संस्था है, उसमें आप सभी का स्वागत है राज्यसभा टीवी के स्टूडियोज में। शुरुआत में आपसे करूंगा प्रभात जी, और ये जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस कहा जा रहा है, एक तो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहली बात तो ये, और दूसरा इस बार की जो थीम रखी गई है वो शिक्षा के अधिकारों को लेकर रखी गई है। इसे गो ब्लू कहा जा रहा है यूनिसेफ के द्वारा, ब्लू डे अभियान। तो क्या उसका महत्व क्या है और किस तरह का मैसेज देना चाहता है यूनिसेफ? देखिए, ये बाल अधिकार दिवस पे ये मैसेज देना चाहते हैं हम लोग सभी दुनिया को कि ये एक मोमेंट होता है, जैसे 20 नवंबर को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं कि हमने इस साल बच्चों को लेके क्या उपलब्धियां की, क्या बाल अधिकार को प्रमोट करने के लिए क्या काम किया। तो दिस इज़ वन डे वेयर वी कम टुगेदर और हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। और अगर इस बार का थीम देखें, बहुत पर्टिनेंट है। अगर हम लोग बेसिक अधिकार की बात करें, उसमें राइट टू डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर हम लोग इंडिया में भी डाटा देखें, ऑल्दो बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कानून आया था राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स अप टू 14 ईयर। पर हम लोगों को बच्चों का डेफिनेशन में देखना पड़ेगा कि 18 साल के सभी लोग बच्चे हैं। तो एक तो हम लोग जो 6 to 14 है उसको हम लोग को देखना पड़ेगा कि सारे बच्चे कैसे, क्योंकि हमारा ट्रांजिशन रेट जब प्राइमरी से सेकेंडरी में जाते हैं तो बहुत ड्रॉप आउट हो जाता है। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो नई शिक्षा से वंचित रह जाती है, और गर्ल्स एजुकेशन को और ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो हम लोगों ने जब सेव द चिल्ड्रन ने भी काम किया है फील्ड में, तो हम लोग ये देखते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे जो फोकस होना चाहिए वो उतना नहीं है। और हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम कैसे बच्चे को स्कूल रेडी कर पाते हैं कि वो उसके बाद अच्छे से एजुकेट हो और वो अच्छे से डेवलप करे। 18 साल तक उसका सर्वाइवल, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन, सारे राइट्स उसके फुलफिल हों। तो ये इम्पोर्टेंस है। तो ये शिक्षा की बात हुई और शिक्षा के अधिकार की बात हुई, और निश्चित रूप से शिक्षा अगर अच्छे से मिलेगी बच्चों को तो वो जो बाकी उसके अधिकार हैं वो भी हो पाएंगे। डॉक्टर आनंद को लेकर आते हैं। डॉक्टर आनंद, एनसीपीसीआर के मुताबिक अगर देखें तो जो शिक्षा की स्थिति है इस वक्त इंडिया में, यानी कि हिंदुस्तान में जो बच्चों की शिक्षा को लेकर जो स्थिति है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? So, in case of NCPCR, there is one separate department called Right to Education. Out of 6 departments, this is the main focusing department. As Sir earlier Sir well said that we are only focusing on the each and every children as a rights. Right of the children, it's ensured by the NCPCR. And then practically we are on the 84%, 85% of the people which was now covered. Only thing is the bare area is 16%, which was under the focusing. And then rather than other countries like Germany, countries like UK and all, the Right to Education Act is somewhat highly which was highly dedicated. But our act was totally different because of the country's policy. Our act is totally different, and we are the democratic country too. And we are mainly focused on the dropout children, as Sir said that the dropout children are our targets. And we made the special point of special counseling centers, and our Honorable Prime Minister and our Honorable Ministry WCD
has mentioned that the special area of attention is given to the child education. जी. Recently also, we are also moving towards that right to the children for all. तो मतलब शिक्षा पर जैसे कहा जाए कि जो शिक्षा मिलनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस है। देशरतन जी, अगर कानूनी तरीके से इसको समझने की कोशिश करें, कई तरह के कानून हैं, हम सब लोग जानते हैं, शिक्षा के अधिकार को लेकर भी कानून बनाया गया था। इसके अलावा जो बाल श्रम है उसको रोकने के लिए कानून है, यौन उत्पीड़न है उसको रोकने के लिए कानून है। लेकिन अगर कानून के अनुपालना की बात करें, जिस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाना है, वो कितने किस हद तक प्रभावी है? क्या वो और नए कानूनों की भी ज़रूरत है, या सिर्फ ये जो कानून है इनको प्रभावी तरीके से अगर लागू किया जाए तो शायद और बेहतर नतीजे मिल सकते हैं? देखिए, आपको जवाब मैं उदाहरण से दूंगा। जो 25% का जो उन्होंने बोला है कि राइट टू फ्री एजुकेशन होती है और गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट स्कूलों को देना चाहिए, यहीं पे ही परेशानी आ जाती है। 25% वो देते ही नहीं है और वो सीटें औरों को दे दी जाती हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन ही अगर ये जो हमारे अभी के कानून है उनका अगर हो जाए अच्छा, तो मेरे ख्याल से आधी परेशानियां तो वहीं दूर हो जाएंगी। रहा ड्रॉप आउट और गरीबी का बहुत खास रिश्ता है, बच्चों को काम पे लगा देते हैं। तो ओवरऑल स्टैंडर्ड तो बढ़ाने की ज़रूरत भी है। और मिड डे मील से जो अगर आप देखते हैं, कई जगह मिड डे मील सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए होती है और अच्छी मील नहीं मिलती, तो बच्चों को जो एक अट्रैक्टिव जो उनके आने का एक ज़रिया होता है वहाँ से वो नहीं आते हैं कि तो बेकार से खाना मिल रहा है, जबकि पैसे आते हैं उस खाने के, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, और आप फिर भी देखेंगे कि जो आपका लेबर है 14 साल से कम के उसमें नहीं हो सकते हैं, लेकिन हो रहे हैं। आपको ढाबे पे मिल जाएंगे अभी भी काम करते हुए, या तमिलनाडु में शिवा काशी है जो आपका जहाँ पटाखे वगैरह बनते हैं, वहाँ पे भी बच्चों को भी लिया जा रहा है। देखिए, कानून को सख्ती से लागू करना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा कानूनों की ज़रूरत नहीं है। जो आपके अभी के कानून है, अगर उनको सख्ती से आपने लागू कर लिया, मैं समझता हूँ आपकी 80% प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म हो जाएंगी। जी, प्रभात जी, अगर और जैसे अपने देशरतन निगम जी कह रहे हैं कि कानून को प्रभावी तरीके से लागू करना वो ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि आपकी संस्था जुड़ी हुई है और कई इस तरह के केसेस आपके सामने आते होंगे, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो या बाल श्रम से जुड़ा हुआ हो, ख़ासतौर पर वो बच्चे जो कि बाल श्रम में शामिल रहते हैं, जिनको काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अधिकार तब तक नहीं मिलेगा जब तक उनको ये जानकारी नहीं होगी कि उनके अधिकार क्या हैं। बिल्कुल। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, इसीलिए अगर हम डेटा और स्टैटिस्टिक्स और कानून की देखें तो हमारे पास बहुत अच्छे पॉजिटिव फिगर हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जैसे दिल्ली में हम लोग जहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन में काफ़ी काम हुआ, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग चिल्ड्रन लिविंग इन स्ट्रीट सिचुएशन देखें, जो बेगरी में है या रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे रह रहे हैं, उन बच्चों के बेसिक अधिकार का क्या है? तो हम लोगों को अब क्या करना चाहिए कि डिप्राइव्ड बच्चों को जो राइट्स बनाए गए हैं वो सबसे डिप्राइव्ड बच्चों को मिल रहे हैं कि नहीं, वन। सेकंड, फोकस जो होना चाहिए वो गर्ल्स एजुकेशन में ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जैसे हमने बताया कि काफ़ी गर्ल्स ड्रॉप आउट कर जाती हैं जब वो एलिमेंट्री से सेकेंडरी की तरफ जाती है, तो आपका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट फॉल हो जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 40% पूरे पॉपुलेशन का अंडर 18 यानी 18 साल से नीचे, लेकिन आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी की वॉइस देखेंगे तो बच्चों को कितने लोग पॉलिसी मेकर्स या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सुनते हैं, ये बहुत कम है। बजट्स अगर हम लोग देखेंगे तो ये कानून इतने अच्छे बने हैं, इन कानून में इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो मैं भी वो सोचता हूँ कि रेदर देन मेकिंग अ न्यू लॉ एंड बेस्ड ऑन स्पेशली समटाइम्स नीजर्क रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अचानक कुछ एक इवेंट हुआ और हमने एक लॉ चेंज कर दिया, नहीं, हमने उस लॉ पे कितना इन्वेस्टमेंट किया। और मैं जैसे आपको यहाँ एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें जो बॉडीज़ होने चाहिए उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, वो है कि नहीं, उनको सुविधाएं हैं कि नहीं, वो बच्चों को हेल्प कर पा रहे कि नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि अगर हम टोटल बजट का देखें तो रफली लेस देन 3.3% ऑफ टोटल बजट इज स्पेंट ऑन चाइल्ड राइट्स, जो कि इसलिए थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। उसमें और बढ़ावा होना चाहिए। आप सोचिए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो लगभग 40% पॉपुलेशन है, उस पर जो बजट एलोकेशन है वो इतना इनसिग्निफिकेंट है। इस बजट को बढ़ाना चाहिए
ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिज़म्स लाने चाहिए जाके कानून इफेक्टिव, कानून को स्ट्रक्चर इफेक्टिव बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने कई जगह काम में देखा कि स्ट्रक्चर होते भी हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, और कई जगह वो स्ट्रक्चर नहीं है जिसके कारण कि कानून धरा का धरा रह जाता है, वो बच्चों को राइट्स नहीं मिलती है। और स्पेशली जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हम लोगों ने बहुत काम किया चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन, उन बच्चों के पास आइडेंटिटी नहीं है। आप सोचिए कि अगर आइडेंटिटी नहीं है तो आपके बाकी सारे अधिकार कैसे प्राप्त होंगे, वो उनको नहीं मिल पा रहे। जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स सेफ नहीं है। अभी हम लोगों ने इस साल ही जैसे काफ़ी एक फॉर्मेटिव रिसर्च के बाद एक विंग्स वर्ल्ड ऑफ इंडियन गर्ल्स 2018 रिपोर्ट जो फ्लैगशिप लॉन्च करते उसमें किया था, उसमें निकल के आया कि गर्ल्स डोंट फील स्पेस, दे डोंट परसीव पब्लिक स्पेसेस एज सेफ। अगर हम सेफ नहीं महसूस करते हैं तो मेरा राइट्स कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं? उस परसेप्शन को बदलने की जरूरत है। और उसमें जी ऐड करना चाहूँगा प्रभात जी ने जो बोला। देखिए, सारा जो सिचुएशन ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब भी है। एक उदाहरण यहाँ पर मैं दूंगा, सरकार ने मैटरनिटी लीव बढ़ाई जी, और 6,000 रुपये जो दिए कुपोषण को दूर करने के लिए माँ और बच्चे के लिए, ये जो स्कीम है सरकार की, ये देखिए इसके इफेक्ट अचानक नहीं पता लगेंगे, क्योंकि वो बच्चा अभी भी पेट के अंदर है और उसको कुपोषण का और माँ और कुपोषण का अगर ध्यान दिया जा रहा है तो उससे इन्फेंट मोर्टेलिटी कम होती है और आगे बच्चे की ज़िंदगी हमेशा के लिए सुधरती है। तो ये लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं, ऐसे लिए गए हैं और उनका असर धीरे धीरे देखने को मिलेगा। वो देखने को मिलेगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट वो मिलेगा। और एक अवेयरनेस आएगी जनता में कि हाँ, जो पेट में बच्चा है उसके माँ और बच्चे दोनों की देखभाल उसी स्टेज से करनी शुरू कर देनी चाहिए, नहीं कि बच्चा जब पैदा हो जाए। जी, सरकार की तरफ से जो संस्था है उनसे जानते हैं। डॉक्टर आनंद, ये दोनों हमारे जो पैनलिस्ट कह रहे हैं उसके मुताबिक जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या फिर वो जो कानून है उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट और देने की जरूरत है, आपको भी ऐसा लगता है? Sir, actually, what is the from the both of the great people are telling that what is the fact is actually from the comparison of the government. Say, take for example the 40 years of comparison of the government, the 4 years, it was a huge decline. There was a huge decline in the area of child neglected area. Why? Because that see, for example, we cannot waste the budget for unused things. Say for example, if there is 100 children are not educated, we can use the budget of around, for example, I am telling, we are using the budget of around 1,000 rupees. If there is only 10 children are not educated, why should we want to establish the more use of that 1,000 rupees? That is the only one plus point. Actually, if sir is telling very correctly that statistically there is a strong decline in the data. So that is the reason for the budget allotment. And one more thing I want to add is actually now the recent times that as you know, very much aware that every parents are aware that there is an rights and laws towards the children for education, and government is motivating for them for education. So even though if the parents are not educated, they want to willing to go make the children to go to school. That is the trend change. See, in case of 96 or 94 in the area, so there are 1,000 children. The budget was increased. We want to push them into school, and we need necessary. Now the amalgamation and the policies, especially policies taken by the NCPCR, was very much actually it's not like taken the decision of policy of individual. It's a group of people, which panel, which consists of lawyers, which consists of the social activities. We are making the SOP, standard operating procedures, how to prevent these kind of dropouts, how to prevent the descent of children. So this kind of steps, that was your question is why it was declining, what is the allocation? The thing is, governments work properly, there is no need of funding for the unwanted thing. That is my opinion. Okay. लेकिन उसमें बदलाव अभी आ रहा है। मैं देशरत्न जी आपको फिर लाना चाहूँगा, और एक आंकड़ा है हमारे पास, एक आकलन के मुताबिक विश्व में लगभग 21 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कि बाल श्रम में लिप्त हैं, जिनको मजदूरी करनी पड़ती है अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए। तो जब हम इन अधिकारों की बात करते हैं, और जैसे प्रभात जी भी कह रहे थे, शिक्षा का अधिकार तब आएगा जब उसको आइडेंटिटी मिलेगी। आइडेंटिटी तब मिलेगी जब उसको पता होगा कि वो उसके अधिकार क्या है, वो है कौन। लेकिन अगर वो उसे एक बच्चे को, अगर 8 साल के या 10 साल के बच्चे को पूरे दिन में लगभग 8 घंटे या 10 घंटे काम करना पड़ता है 50 रुपये 100 रुपये कमाने के लिए, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, गरीबी मेन मुद्दा आ जाता है कि घर में पेट भरना है तो ज़्यादा हाथ हो जाएंगे, इसलिए बच्चों को लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए श्रम खराब बात नहीं है, और कानून भी यही कहता है कि अगर घर के कार्य में अगर कोई प्रोफेशन है, जैसे मूर्ति बनाई जा रही है, उसमें अगर घर के काम में वो मदद कर रहा है
तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और वो क्योंकि स्किल सीख भी रहा है साथ में। लेकिन हम हैजार्डस इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां बहुत सारे ऐसे किस्से मिलते हैं, प्रभात जी बताएंगे। हाँ, वो है, जैसे आपका शिवाकाशी में है जी, वो हजार्डस इंडस्ट्री, वहाँ बच्चे लगे हुए हैं और उनको थोड़े पैसे दे देते हैं, मजबूरी में है, और एक सिलसिला भी बहुत पुश्तों से चला आ रहा है, तो उसी परिवार के बच्चे उसमें लगते रहते हैं। यहाँ पर देखिए पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि अगर वहाँ से बच्चे 4 निकाल रहे हैं तो उसके परिवार को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो उसका इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, जब तक आप उसको पूरा नहीं करेंगे तो बच्चा नहीं हटेगा वहाँ से। वो जो विशिष्ट साइकिल है उसको खत्म करने के लिए ऐसी पॉलिसीज लाना चाहिए कि उनके पेरेंट्स को या उनके कोई अगर 14 साल से बड़ा व्यक्ति है तो उसको उस तरह रोजगार दें, और वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये हैपैज़र्ड रैंडम वे में नहीं करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसे परिवारों को जिनके बच्चे वहाँ पर हैं, उनको हटा के अगर उनमें से कोई 14 साल से बड़ा है उसको इस तरह का गेनफुली एम्प्लॉयमेंट दें, जिससे कि अगर वो हट रहे हैं तो उनको फाइनेंशियल लॉस ना हो। जी प्रभात जी। ये बिल्कुल सही कहा, और हम लोगों ने सेव द चिल्ड्रन ने जो चाइल्ड लेबर इश्यूज़ पे बहुत जगह काम किया है, तो ये देखा है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल और सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स, कि अगर बच्चे को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बेनिफिट मिलना चाहिए, पेरेंट्स को अगर मनरेगा से जॉब मिल रहा है, जॉब कार्ड लेके उसको मनी मिल रहा है, तो ये बहुत इम्पैक्टफुल रहता है। क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन, कई बार लोग बेनिफिट नहीं देखते हैं एजुकेशन में, इसलिए पुल कर लेते हैं बच्चे को कि इससे अच्छा तो मेरा बच्चा मजदूरी करेगा। हम लोगों ने ये सेव द चिल्ड्रन ने काम करते हुए फील्ड में देखा है। और दूसरा जो हम लोग देखते हैं कि सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा है, जहाँ गवर्नमेंट अच्छी काम करती है और बहुत जगह ये इम्पैक्टफुल रहता है। तो ये जो सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम का फ़ायदा होता है, ये जब परिवार को मिलता है तो वो पॉवर्टी फैक्टर एड्रेस होता है, और एजुकेशन जब एड्रेस होता है तो आप चाइल्ड लेबर को निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और इतना ग्लूमी सिनेरियो नहीं है, इसलिए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि चीज़ें बहुत पॉजिटिव हुई है। जैसे मैंने पहले बोला था कि चाइल्ड लेबर का अगर हम लोग देखें तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है इंडिया में भी। 2001 के सेंसस डेटा से 2011 का सेंसस डेटा देखेंगे तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन है, और ये काफी काबिल तारीफ काम है। भारत में उन आंकड़ों के मुताबिक लगभग 1.5 करोड़ के आसपास बच्चे हैं, लेकिन विश्व भर का आंकड़ा देखें तो 21 करोड़ बच्चे हैं। तो पूरे विश्व में आप कहा जाए तो स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, हिंदुस्तान में स्थिति ज्यादा बेहतर है। हिंदुस्तान में कुछ सेक्टर्स में ज़्यादा है, लेकिन अगर हम लोग कई सेक्टर्स में देखें जहां इम्प्रूवमेंट का जो पेस है, इम्प्रूव तो बहुत किया हमने। लेकिन देखिए, हम लोग जब चाइल्ड राइट्स डे मनाते हैं तो हम लोग को ये याद रखना पड़ेगा एक प्रिंसिपल नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, एंड एवरी चाइल्ड, जो हम चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन बोल रहे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की बात कर रहे हैं, उन सभी को कैसे बेनिफिट मिल रहा है। आंकड़े में 75% अचीव कर लेना, लेकिन जो 25% छुटे हैं वो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड है, और हमको आज ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये सोचना हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, तो ये लगातार चलते रहने वाली एक लड़ाई है। जी इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। श्रम को आप एकदम से नहीं ख़त्म कर सकते, और पढ़ाई उनको करनी है, तो ऐसा एक इंसेंटिव डालिए कि जो पढ़ने जाएगा वो श्रम 2 घंटे कर सकता है नॉन हज़ार्डस इंडस्ट्री में। उसको अगर वो आपने इंसेंटिव दे दिया कि बिना पढ़ाई के आप श्रम नहीं कर सकते, वो भी नॉन हज़ार्डस इंडस्ट्री में, तो इस तरह के बैलेंस अगर बना के चलेंगे तो मेरे ख्याल से फायदा ज्यादा होगा, बजाय कि एकदम से ब्लैंकेट बैन कर दें। इंसेंटिवाइज स्कीम्स की जरूरत है। एक और मुद्दे पे आते हैं डॉक्टर आनंद, अगर हम शिक्षा के साथ साथ बात करें तो स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, और शारीरिक स्वास्थ्य जो है, यानी कि जो फिजिकल जिसे कहा जाए हेल्थ है, उतना ही महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य भी है। और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बच्चों के जो आकलन है, जो आंकड़े हैं हमारे पास, वो भी उसको भी जो है मतलब एड्रेस करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, जो मेंटल हेल्थ है, उसको लेकर क्या प्रयास है? You rightly said, actually mental health is a base of everything. See, the psychology is a base of everything. In case of child education, in case of child labor, whatever it may be, the psychology is a part. How can it can be increased, no? So see, in Government of India with the WCD Ministry, we have recently initiated 13 to 14 programs on the development of psychology in the aspects of. So ultimately our goal is to strengthen the children's psychological way. It will eliminate the child labor, it will eliminate the child on distress, it will give the right to the education, and it will give the it will protect the country's level. As sir said that infant mortality rate was reduced because of the only thing is
it is reduced because of the awareness. Awareness is creating. So only thing is the mental health and psychology things. See, if you are taking, for example, if you are beggary for a day, you can earn 1 rupee, but you can go to the school. If you become a big position, then the counselors. So now we are focusing only the NCPCR, the government of India, on behalf of under the ministry, we are focusing only of the mapping of the counselors. जी, तो मतलब जागरूकता बढ़ाने पर बहुत Yes. बड़ा जोर है। प्रभात जी, इसमें देखिए मेंटल हेल्थ इशू इतना बड़ा इशू है जिसको आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। इंडिया हैज़ वन ऑफ हाईएस्ट रेट ऑफ सुसाइडल एंड सेल्फ हार्म टेंडेंसीज एमंग एडोलसेंट्स, और जो ओवरऑल यानी कि एज ग्रुप में जितने सुसाइडल डेथ होते हैं उसमें एडोलसेंट्स हाईएस्ट कैटेगरी है। ठीक है, ये मतलब रिसर्च, लैंसेट रिसर्च जो प्रेजेंट होता है उसमें देखा गया है। और जो चैलेंज है कि हमारे सिस्टम में आप देखेंगे, जो हम लोगों ने लॉ में बोला कि काउंसलर्स का प्रोविज़न है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का प्रोविज़न है, लेकिन देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर गियर्ड अप, देयर आर वेरी लेस रिसोर्सेज टू दीज एजेंसीज हु आर सपोज टू प्रोवाइड दिस सर्विसेज, जिसके कारण कि ये काउंसलर है ही नहीं, और जहाँ है भी उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए इससे, क्योंकि मेंटल हेल्थ इशू इज़ गोइंग टू एक्चुअली बी वन ऑफ वेरी बिग इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, स्पेशली इन टाइम्स टू कम, बिकॉज दे आर अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड ट्रॉमा। उसके लिए काउंसलर्स, ह्यूमन रिसोर्स वर्कफोर्स डेवलप करके ट्रेन करने की ज़रूरत है जी, और रेडी रखना। देशरतन जी, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का जो इशू है, मुझे लगता है गरीबों से ज़्यादा जो मिडिल क्लास और एजुकेटेड क्लास है, जहाँ दोनों पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं और बच्चा अकेले छूट जाता है, उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, उन सब चीज़ों पे हमें वहाँ ज़्यादा है। और गरीबों का बच्चा तो आपको हंसता खेलता दौड़ता सड़क पे नज़र आ जाएगा। जो असली जो साइकियाट्रिस्ट के पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इस तबके की आ रही हैं जिनके पास वक्त नहीं है, जो पैसा कमाने में ही लगे हुए हैं। उनसे मेरी गुजारिश है, जरा अपने परिवार पे ज़्यादा ध्यान दें। जी, आप डॉक्टर आनंद, आप सहमत हैं देशरतन जी से कि ये जो मानसिक स्वास्थ्य वाली जो बात है, वो जो मिडिल क्लास है सोसाइटी की, वहाँ ज़्यादा उसकी बड़ी दिक्कत है, या आपको लगता है कि जो गरीब तबका है, और जो आप अभी बात कर रहे थे विशेष साइकिल की, उससे ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं? No, actually, you can talk about the 3 classes: upper classes, middle classes, and lower classes. If the mapping of counselors done, it should be equal to all, universally equal to all. There is no other classes division for counseling. It can be given to everybody. जी, See, for example, that is what I am telling. Now the immediate requirement, immediate things what we are doing is, all the states we are mapping of the counselors. After mapping, each and every counselor addresses the children directly and then ask their queries, and then meet the parents, and it will be resolved. And suppose, for example, in a case the children is not going to the school, they will counsel the parents. Likewise, middle class peoples are, it's the 50-50 people. Like, for example, they may stand that we may go to school or not, we may work this thing. तो वहाँ एक दूसरी समस्या हो सकती है। हर तरह के इनकम ग्रुप में अलग तरह की समस्या होगी। प्रभात जी, आखिरी कंक्लूडिंग कमेंट आपसे, कैसे इसमें कैसे आगे बढ़ा जा सकता है इस मुद्दे पर? अगर आप चाइल्ड राइट्स के ओवरऑल मुद्दे पे बढ़ने की बात करते हैं, देखिए, एक तो ये लॉ, पॉलिसीज, रिसोर्सेस एलोकेशन का बात है, ये है जी, लेकिन उससे भी बड़ी बात है, हम लोग को ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि चिल्ड्रन का भी अपना जो वॉइस और एजेंसी है वो बहुत स्ट्रांग होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हम लोग मुंबई में जहाँ सेव द चिल्ड्रन काम करती है, वहाँ से एक बच्चे को, जिसको जो गोवंडी के स्लम में रहती है, वो बच्चे अभी बिल गेट्स का जो प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने ग्लोबली गोल कीपर्स को बुलाए थे, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कीप करने में हेल्प कर रहे हैं, तो उन्होंने गोल कीपर नाम बोला था। तो गोवंडी से गोल कीपर की जर्नी उस बच्ची की इतनी स्ट्रांग रही कि बिल गेट्स ने जो बाकी सबको बुलाए थे, उनके सामने भी ये एग्जाम्पल यूज़ किया कि ये लड़की ने जो चैंपियन किया है, बाकी बच्चों का इशू रखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को वॉइस हर प्लेटफॉर्म पे देना बहुत ज़रूरी है। उनके एजेंसी को नेशनल लेवल पे स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है कि वो अपने बात को सभी के सामने रख सके और लोग में भी
कि वो उनकी बातों को सुन सके और समझ सके। जी, तो जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि बच्चे और जो उनके अधिकार हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बच्चे ना केवल देश का और समाज का बल्कि पूरे विश्व का भविष्य हैं, और उनकी आवाज़ को और मजबूती से पेश करना, उनके जो अधिकार हैं वो उन तक पहुंच पाएँ, इसकी कोशिश लगातार करते रहनी ज़रूरी है। ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हम सभी को अपना योगदान देते रहना होगा। हम फिर हाजिर होंगे कल एक और नए टॉपिक के साथ और कुछ और नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिए राज्यसभा टीवी।